और सेशन ये है कि दुनिया में जहां एक और इजराइल और हमास के बीच चल रहे विरोध में इजराइल की तरफ से वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका और अमेरिका के समर्थक देश इकट्ठे हुए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा की तरफ कोई देश यूनाइटेड होगा या नहीं, या फिलिस्तीन या अरब वर्ल्ड के समर्थन में कोई आएगा या नहीं, ये अपने आप में लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन इसी बीच में अगर आपको ये सुर्खी सुनने को मिल जाए कि दुनिया के 130 देश के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि आज और कल के लिए चीन में इकट्ठे हुए हैं और वहां पर पुतिन भी पहुंच गए हैं, तो आपके मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि दुनिया जहां एक और फिर से पोलराइज हो रही है, वहीं चीन के पक्ष में 130 देश क्यों गए हैं। क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि दुनिया में जहां वर्चस्व की लड़ाई हो, अमेरिका दुनिया की सब सर्वशक्तिशाली कंट्री के रूप में जहां जाना जाता हो, वहीं चीन भी इस दुनिया पर वर्चस्व अपना स्थापित करना चाहता है। और इसको स्थापित करने के लिए जहां यह अपने द्वारा सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से बहुत सारे देशों की बाउंड्री को अपनी बाउंड्री बताने लगा है या उनके अंदर कब्जे करने लगा है, ठीक उसी तर्ज पर इसके द्वारा एक और कार्यक्रम दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए वर्ष 2013 में शुरू किया गया, जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको याद होगा कि चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 10 साल पूरा होने जा रहा है। साथियों, 2013 में जब शी जिनपिंग के द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा की गई थी, उस समय पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आइडिया लाया गया था। आज उस घटना के 10 साल पूरे हो रहे हैं और उसी अवसर पर दुनिया के 10 देश एकत्रित हो रहे हैं। उन 10 देशों में पाकिस्तान के भी राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, तो श्रीलंका के भी राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, तो दुनिया को तालिबान ने जाकर चौंका दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर बात करें तो असल में ये शुरुआत होती है सिल्क रूट से। सिल्क रूट जो 206 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईसा पूर्व में चीन के हान राजवंश का एक रूट माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि चीनी साम्राज्य उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, जिसके माध्यम से पूर्व से लेकर पश्चिम को जोड़ता था, उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था। मतलब ऐसा कहते हैं कि चीनी राजवंश जो है वो अपने द्वारा बहुत सारे कीमती पत्थर, कीमती सिल्क के सामान, मसाले, हरे पत्थर जैसी चीजें जो हैं वो चीन से होकर के रास्ते रास्ते कुछ इस प्रकार से होकर के जियान, जुआन, काशगर, समरकंद, तेहरान, बगदाद, इस तरह से होते हुए यूरोप में भेजा करता था। उसी रूट को रिवाइव करने के लिए जब माओ जेडोंग की सत्ता आई और माओ जेडोंग के बाद में चीन के अंदर सत्ताएं बदलते हुए डेंग शियांगपिंग की सत्ता आई, तब चीन को फिर से इकोनॉमिकली रिवाइव करने की बातें होने लगी। 2013 में जब शी जिनपिंग आए, तब उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक प्लान दिया, जिसमें दुनिया को कहा गया कि रेल, सड़क और समुद्री मार्ग के माध्यम से अब दुनिया को जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के आसपास के तमाम बंदरगाह, तमाम प्रकार के हवाई अड्डे, उन पर कई प्रकार की चेक पोस्ट स्थापित करने की बात की गई। शी जिनपिंग द्वारा 2013 के अंदर कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इस बात की घोषणा की गई और उसमें उन्होंने दो अपने पर्टिकुलर मेन उद्देश्य बताए, जिनमें पहला था सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट और दूसरा था मैरीटाइम सिल्क रोड। इन दोनों के माध्यम से ही शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया कि वे दुनिया पर अपना राह या दुनिया तक सामान पहुंचाने के लिए एक राह देने जा रहे हैं। और इसी दौर में दो रास्ते बनकर आए, जिनमें से एक कहा गया सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट और एक था मैरीटाइम सिल्क रूट। इनमें से जो ये रूट था, जिसको आप लोगों ने कहा कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, ये रास्ता शुरू हो रहा था जमीन के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ मैरीटाइम सिल्क रूट जो है वो समुद्र के माध्यम से शुरू होता हुआ एक रास्ता दुनिया को सुझाया गया था। लेकिन इन सभी रास्तों में जो सबसे कॉमन चीज थी वो थी भारत को घेरना, और इसी के काउंटर में भारत ने भी चीन को घेरते हुए दुनिया के कई देशों में अपने अड्डे बनाए थे। मेरे प्यारे साथियों, अब तक की जो स्थिति है उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया के लगभग 140 से ज्यादा देश इस इनिशिएटिव का हिस्सा हो चुके हैं। अफ्रीका के 40 देश, यूरोप और सेंट्रल एशिया के 34 देश, लैटिन अमेरिका के 19, ईस्ट एशिया और पैसिफिक के 24 देश, साउथ ईस्ट एशिया के 6 देश, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 17 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। चीन के द्वारा इन देशों को आर्थिक मदद भी दी जाती है, अपना कर्जा भी दिया जाता है और कर्जे के अंदर इनको फंसाने की भी कोशिशें की जाती हैं। फिलहाल इस पूरे प्रक्रम के 10 साल कंप्लीट होने पर दुनिया के सारे देश चीन के अंदर 17 और 18 अक्टूबर के दिन एकत्रित हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि यहां पर चीन क्या इजराइल के ऊपर कोई बयान दे पाएगा? तो देखिए, चीन की तरफ से पहले भी बयान आ चुका है, इजराइल
इजराइल के मामले में, और उनका कहना था कि अपना डिफेंस करना अच्छी बात है लेकिन दूसरे पर अटैक करना गंदी बात है। तो एक तरह से इन्होंने, चीन ने इजराइल मामले में हमास के प्रति अपनी नजरिया दिखा दिया कि भाई हम हमले का तो विरोध करते हैं लेकिन दूसरे को मिटा देने का भी हम विरोध करते हैं। चीन में फिलहाल दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत को लेकर जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि भारत क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के ही कश्मीर वाले उस क्षेत्र से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, जिस कारण से भारत इसका विरोध करता है। दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं, और इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है कि जो भी राष्ट्र अभी तक अपने आप को कर्जे में पाते थे, चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो, जो चीन के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंचे थे, वो भी यहां पर फिर से हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा। तालिबान तो बहुत कुछ लेने पहुंच गया है, सबको चौंका दिया है तालिबान ने बीआरआई रोड इनिशिएटिव के इस काम में पहुंच करके। ऐसा क्यों है? क्योंकि चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तालिबान को आमंत्रित किया गया है। अब आपको दिमाग में यह सवाल बनना होगा कि तालिबान को तो अभी तक किसी ने मान्यता ही नहीं दी है, तो फिर ये कैसे पहुंच गए? सोचकर देखिए, दुनिया के 130 देशों के इस समूह के अंदर तालिबान भी होगा, जो कि अपने आप में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि चीन ने तालिबान को क्या मान्यता दे दी है? तो असल मायने में कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान ने एग्री करके तालिबान को इनवाइट किया है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? चीन के द्वारा तालिबान के जो खजाने हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर रखी गई है, यानी कि एक प्रकार से जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उस पर नजर रखी गई है। आपको याद होगा, हमने आज से कुछ समय पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि अफगानिस्तान में लगभग 74 लाख करोड़ का खजाना माइंस में छिपा हुआ है, जिसे लेकर के चीन अपने द्वारा सारी कोशिशें उस तालिबान को अपने अंडर में करने की कर रहा है। इसी के चलते हुए शी जिनपिंग आने वाले समय में $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट इसके माध्यम से अनाउंस कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आने वाले समय में इस तरह की चीजें अब दी जा सकती हैं। हालांकि आपको याद होगा कि चीन के इन प्रोजेक्ट से धीरे धीरे लोगों के अंदर डेट ट्रैप, यानी कि कर्जा लेने के बाद उसे ना चुका पाने पर जो स्थिति बनती है, उसकी भी परेशानियां काफी देखी गई हैं। चाइना के अधिकांश देश जो इससे कर्जा लेकर बैठे थे, वो सब कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, अपने अपने हिस्सों को किसी न किसी प्रकार से दे चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी चाइना के द्वारा इसका आयोजन किया जाना और उसमें पुतिन का पहुंच जाना लोगों का बड़ा ध्यान आकर्षित करता है। पुतिन G20 में हाजिर नहीं हुए थे, लेकिन वो इस इनिशिएटिव वाली जगह पर पहुंच गए हैं, इससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर जानने योग्य बात होगी कि यहां पर भारत के पास पुतिन ना आने का बड़ा कारण था क्योंकि उसमें अमेरिका और उनके सहयोगी मित्र भी आए थे। लेकिन जब फिलहाल इस प्रकार की मीटिंग हो रही है तो इसमें अमेरिका नहीं जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका जैसे देश या उसके सहयोगी देश नहीं जाएंगे तो पुतिन यहां पर अपने आप को काफी फ्री फील करेंगे